I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं इन अवर नेक्स्ट ग्रेट एडवेंचर, इन अवर नेक्स्ट ग्रेट ट्रैवल, जिसमें मैं प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQ IAS, आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं द मोस्ट अवेटेड सीरीज अप टिल नाउ, एंड वो सीरीज का नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल ह्यूमन एंड ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग का कंप्लीट कवरेज। गाइस, हमने अभी तक मैपिंग की काफी अच्छी तरीके से एनालिसिस की। वी कवर्ड ऑल द लोकेशंस ऑफ द अर्थ, हर एक चप्पा चप्पा छान मारा हमने, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन द मैपिंग सीरीज। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द इक्वेटर, वी स्टार्टेड फ्रॉम द लैटिट्यूड्स, एंड पूरी दुनिया घूम के फिर हमने हमारे भारतवर्ष को काफी डिटेल में पढ़ा। इसके बाद में मैं जानता था कि आप सबके मन में ये थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, थोड़ा सा आप सबको लग रहा होगा कि सर अभी थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में सारी चीजें पढ़ते हैं। तो गाइस, मैं एक ऐसे किताब की एनालिसिस आप सबके लिए पेश कर रहा हूं कि वो किताब जो है, इट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर यू ऑल, नॉट ओनली इन ज्योग्राफी बट इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार के प्रीलिम्स में लगभग 30 क्वेश्चंस जो थे ये ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे गए थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है समझने में कि सर बायोम्स क्या है, सर वर्ल्ड के डिफरेंट क्लाइमेट्स क्या है, सर वेजिटेशन क्या होता है, वेरिएशंस क्या क्या आते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबके साथ शुरू कर रहा हूं द एनालिसिस ऑफ जीसी लियोन, एंड मैं आपका पार्ट 2 का एनालिसिस सबसे पहले लूंगा, जिसमें हमारा आता है वेदर, क्लाइमेट, ओके, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एंड देन द डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली वो हमारे बायोम्स ही रहते हैं। तो आपसे ये वादा है मेरा भी एंड स्टडी IQ IAS का भी कि इससे बेहतर एनालिसिस आपको यूट्यूब पे और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देगा। तो प्लीज इस सीरीज को एक बेंचमार्क की तरह यूज कीजिएगा, प्लीज इस सीरीज को एक रेफरेंस के तौर पे यूज कीजिएगा, एंड इस सीरीज को नजाकत एंड प्यार से भी ट्रीट कीजिएगा, बिकॉज आपसे ये मेरी गारंटी है कि वंस यू कंप्लीट दिस सीरीज विथ मी, फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा इन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोलॉजी, एंड इन जनरल द ज्योग्राफी एज वेल। ठीक है, तो गाइज, थ्रू दिस सीरीज मैं आप सबके साथ 3 चीजें अचीव करना चाहूंगा। सर वो 3 चीजें कौन सी है? So the first thing which I tend to achieve with each and every one of you is कि मैं आपकी conceptual clarity को बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा। तो हम लोग concepts पे काफी ज्यादा ध्यान देंगे। तो आप प्लीज ऐसे मत समझिएगा कि सर आप जो जीसी लियोंग में है उतना ही पढ़ाने वाले हैं क्या, नहीं। हम जीसी लियोंग का रेफरेंस जरूर लेंगे, बट जहां जहां पे भी मुझे लगे कि हमें हायर लेवल कंसेप्ट की जरूरत है समझने में, जैसे अगर मैं आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा रहा हूं तो वहां पे बेसिकली आपके एयर मासेस का इंटरेक्शन, वहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं उसे हमें काफी इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। तो मैं वहां पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, एंड कंसेप्ट्स के साथ साथ आपकी एडवांस्ड लेवल टारगेटिंग भी कंप्लीट होगी। जो आपके मन में एक डर था कि सर जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, वो कैसे टैकल होंगे, वो इसी से टैकल हो जाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। द सेकंड प्रॉमिस व्हिच आई एम गिविंग यू थ्रू दिस सीरीज इज दैट कि हम और आप लोकेशंस जो हमने ऑलरेडी मैपिंग में पढ़ी है, लोकेशंस का अभी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ओके, तो अभी वो ऊपर से पढ़ना बहुत हो गया, मैपिंग में हमने सारी चीजों को ऊपर से देख लिया। अभी नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल्स। सो हम लोग अभी लोकेशंस का डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। ओके, कि वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ओके, एंड वहां की इंडस्ट्रीज कैसी है, वहां की इकोनॉमी कैसी है, वहां की सोसाइटी कैसी है। तो वी विल गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट नाउ। द थर्ड प्रॉमिस व्हिच आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू, ओके, एंड ये जो प्रॉमिस है गाइज, ये प्रॉमिस काफी स्पेशल है,
बिकॉज ये आपको और कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं सकता है यूट्यूब पे। ओके, तो वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस ये है कि मैं आपको काफी एनालिटिकल, ओके, काफी एनालिटिकल एंड कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाऊंगा। सर, एनालिटिकल एंड कन्वेंशनल मीन्स व्हाट? देखिए गाइस, ज्योग्राफी जो है ये एक मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है इन्हें समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी वजह से मैं आपको कोई भी चीज अगर पढ़ा रहा हूं, लेट्स से कि मैं आपको हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए मेरा टूल रहेगा दिस माय डिजिटल मार्कर। सो ये मेरा टूल रहेगा डिजिटल मार्कर का। ये मेरा बेसिकली दिस विल बी माय बैटलफील्ड, जहां पे मैं आपका डिटेल्ड लोकेशनल एनालिसिस कराऊंगा। एंड ऑल्सो गाइस, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते वी विल टेक दिस टू अ वेरी हाई लेवल। सो एनालिसिस यूजिंग वेरी कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड पेन। ओके, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक ले लीजिए। हम लोग मैप्स यूज करेंगे, हम लोग इमेजेस यूज करेंगे। सो अगर मैं आपको कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं तो उसमें हम लोग इमेजेस का काफी यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि आपको वो चीज एकदम माइंड में फिट हो जाए। So that is my third promise to you. तो चलिए शुरुआत करते हैं। So I will be beginning up with chapter number 13 of your GC Leon, जिसमें आपका वेदर है। तो चैप्टर 13 के बाद हम लोग 14, जिसमें आपके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद द डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए। तो गाइस, शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहूंगा। आप सब लोग जो मुझे पहले से जानते हैं या फिर जो लोग आज मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे जो केवल ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन ही नहीं है बट ज्योग्राफर बाय हार्ट भी है, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं PM लाइफ। द एडमिशंस आर क्लोजिंग फास्ट ऑन 8th of November। तो आप प्लीज मेरा कोड यूज कीजिए PM लाइव एंड यू कैन स्टार्ट योर ऑप्शनल जर्नी विथ मी एट अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्राइस। गाइस, ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल है जो लगभग आपका 1100 मार्क्स का प्रिपरेशन कराता है इन मेंस एंड इन प्रीलिम्स। इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। इस बार 30 क्वेश्चन थे इस बार की प्रीलिम्स में। तो 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल प्लस रफली 500 to 400 मार्क्स ऑफ योर GS प्रिपरेशन टू आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर करता है। So it's very important that you start your journey as soon as possible with me। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एनालिसिस ऑफ द GC लियोन का, एंड लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 2 एंड लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 13। तो हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, एंड अगर मुझे लगा कि नहीं, ये जो चैप्टर है इसका जो कंटेंट है, ये कंटेंट काफी ज्यादा वाइड है, इट इज मोर एनालिटिकल, तो मैं उसे 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करूंगा। सो मैं आप सबके साथ लगभग 15 to 20 लेक्चर्स का टारगेट रख रहा हूं फॉर दिस कंप्लीट सीरीज। प्लस माइनस चलते रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे हम लोग इसे और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। बट 2 चीजें मैं वादा है आपसे कि जितना बोला है वो सारे प्रोमिसेस पे खरा उतरूंगा। एंड दूसरी चीज गाइस, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, बिकॉज आप हो तो मैं हूं। इट इज बिकॉज ऑफ यू ऑल दैट आई एम हियर एग्जिस्टिंग। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वेदर। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सर वेदर, सर क्लाइमेट, ओके, ये वेदर क्लाइमेट ये क्या है सर, व्हाट आर ऑल दिस? तो चलिए एक सिंपल सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं। लेट से आप आपके घर में बैठे हो एंड आपका कोई फ्रेंड है जो किसी और सिटी में है, आपने उसे कॉल लगाया, हाँ जी बोलिए उस जगह का क्लाइमेट कैसा है? सर अब हम क्लाइमेट कहाँ बोले सर, हम तो उसे पूछेंगे कि उस जगह का वेदर कैसा है। अरे सर हम तो पूछेंगे कि मौसम का हालचाल क्या है, मौसम का मिजाज क्या चल रहा है। सो दिस इज वेयर द जर्नी स्टार्ट्स। Weather is basically
व्हाट वेदर होता क्या है? अगर आपको किसी ने पूछा कि वेदर का मतलब क्या है, सो वेदर इज नथिंग बट जो आपके धरती का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा मैं थोड़ा डेप्थ में कहूंगा, जो एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फियर। ओके, इसमें जो टर्ब्यूलेंसेस है, इन टर्ब्यूलेंसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। सो व्हाट इज वेदर बेसिकली गाइस? सो वेदर इज नथिंग बट टर्ब्यूलेंसेस। ओके, टर्ब्यूलेंसेस मींस क्या सर? ये टर्ब्यूलेंसेस वर्ड भी आप नया बोल रहे हो। टर्ब्यूलेंसेस इन द सेंस कि कभी एकदम से हवा तेजी से बहने लगती है, कभी हवा रुकी हुई रहती है, कभी हवा एकदम धीरे धीरे बहते रहती है। तो जो आपके प्रेशर डिफरेंसेस बनते हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सर ये किसकी वजह से बनेगा? सर टेम्परेचर की वजह से। तो जो भी आपके एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में टर्ब्यूलेंसेस रहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेदर। एंड जब आप किसी को पूछते हैं कि प्लीज बताइए उस जगह का वेदर कैसा है, तो वो आप बेसिकली इंक्वायर क्या कर रहे हैं कि उस वक्त वहां का टेम्परेचर कैसा है, उस वक्त वहां का प्रेशर कैसा है, उस वक्त वहां की ह्यूमिडिटी कैसी है, राइट? दिस इज व्हाट यू ट्राई टू असेस। तो सर क्लाइमेट क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट? सो क्लाइमेट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर। वेदर का अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर, तो वो बनेगा आपका क्लाइमेट। तो जैसे आप कह रहे हो कि सर इक्वेटर का क्लाइमेट बताइए, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म एवरेज निकाला इक्वेटर का, तो सर गर्म है, बिल्कुल गर्म है सर। सर वेट है, जम के बारिश है सर, 300 सेंटीमीटर की बारिश है सर एक साल में। सर वेट है, सो यू विल हैव हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्लाइमेट कहां से निकला? लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर, कि सर सवेरे से लेकर रात तक कैसी वेदर कंडीशंस है, एंड उन वेदर कंडीशंस का एवरेज निकाला सर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, सर 20 साल का, सर 30 साल का। फिर हमने डिफाइन किया कि सर ये है क्लाइमेट। ओके, सो वेरी फंडामेंटल थिंग, ठीक है। अभी ये पढ़ना क्यों है? ओके, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी क्लाइमेट? सबके मन में सवाल आता है ना, क्यों पढ़े, क्यों? गाइस आप लोग मुझे बताइए, क्या क्लाइमेट धरती का थ्रू आउट द ग्लोब सेम है? क्या आपको एक ही टाइप का क्लाइमेट थ्रू आउट द अर्थ मिलता है क्या? लेट्स से आई एम ओपनिंग अप आवर प्लैनेट फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज आवर प्लैनेट। So please tell me that do you find the same type of climate distributed throughout the world? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एरियाज है, ये वाले एरियाज सर, ओके, ये इक्वेटर है, then you have the tropic of Cancer sir and you have the tropic of Capricorn sir। so इनके बीच के ये जो एरियाज है सर, यहाँ पे तो सन की इंसोलेशन बहुत ज्यादा आती है सर। ओके, यहां पे तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, सो दिस विल बी एनर्जी सरप्लस रीजन्स सर। सो ये रीजन्स हो गए आपके एनर्जी सरप्लस। ओके, एंड इसके ऊपर के रीजन्स जो हो गए वो हो गए सर एनर्जी डेफिशिएंट रीजन्स सर। ओके, तो आपका इंसोलेशन जो है, इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके वजह से क्या होगा सर? टेम्परेचर में डिफरेंस सर, प्रेशर में डिफरेंस। तो बट नेचुरली सर पूरे दुनिया का क्लाइमेट कैसे सेम रहेगा? सो हमें वेदर इसलिए पढ़ना जरूरी है गाइस, ताकि हम लोग हमारे धरती के बारे में समझ पाए, सो दैट वी कैन अप्रिशिएट हाउ लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। देखिए, हमेशा से इंसानों में जिज्ञासा रही है, दिस हैज बीन अ कॉमन एंडेवर ऑफ द ग्रेटर ह्यूमैनिटी, कि हम हमारे प्लैनेट को और अच्छे से समझ पाए। ओके, एंड हमारे इवोल्यूशन ने हमें एक ऐसा ब्रेन दिया है जो किसी भी एनिमल से काफी अलग है। हमारा ब्रेन काफी छोटा है, बट इसमें न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा है। ओके, हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो ये जो हमें इवोल्यूशन से मिला है, इसी को हम लोग यूज करते हुए हम लोग समझेंगे कि हमारे धरती के क्लाइमेट्स कैसे है। एंड गाइस, ये जो मैंने अभी बोला इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, इससे भी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट टाइप बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। क्यों? बिकॉज एक क्लाइमेट टाइप है, वो क्लाइमेट टाइप आपको मिलता है यहाँ पे। ओके,
नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, ये वाला पार्ट। ओके, तो ये जो क्लाइमेट टाइप है, रिप्रेजेंटेटिव क्लाइमेट एरिया है, इसे हम लोग कहते हैं द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, तो ये जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है गाइज, दिस इज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आई है दुनिया की, वो बेसिकली यहाँ इस रीजन से बिलोंग करते हैं, जर्मनी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। ओके, तो काफी ज्यादा यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो देखते हैं आप, वो इन रीजन्स में देखते हैं। तो कुछ ऐसी सारी चीजें हम लोग सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आप सबके लिए मैं एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच लाऊंगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ अवर लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। तो वो अप्रोच आपको फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 से पता चलेगा, एंड वो अप्रोच बहुत इनोवेटिव रहेगा, जिससे आप डायरेक्ट यूज करके प्रीलिम्स एंड मेंस में मार्क्स ला पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्लाइमेट क्यों पढ़ना, हमें ये भी समझ में आ गया सर। चलिए ठीक है, चलिए। सो सर, ये क्लाइमेट एंड वेदर डिसाइड क्या करते हैं? व्हाट डू बेसिकली क्लाइमेट एंड वेदर डिसाइड? ठीक है, क्लाइमेट एंड वेदर डिसाइड क्या करेंगे, आप ये तो बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिस्कशन की टू, बिकॉज गाइस देखिए, इससे आपकी लाइफ काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। योर लाइफ इज हेविली इंटरलिंक्ड विथ ऑल ऑफ दिस। ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट क्लाइमेट, इफ आई टॉक अबाउट वेदर, तो सर इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या जुड़ा हुआ है? इससे सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है जिसके वजह से आज आप और मैं एक सेटल्ड जिंदगी जी पा रहे हैं। एंड वो ऑक्यूपेशन कौन सा है कि हमने हमारे नेचर के साथ में एक बढ़िया सी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली, एक बहुत बढ़िया बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लिया, जिससे हम लोग नेचर को कल्टीवेट करते हैं, जिससे हम लोग सॉइल्स को कल्चर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। एंड सो द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर और द importance of climate and what it decides is number one, the mainstay of humanity. Okay, it is agriculture. एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिससे इंसानों की जो ट्रैजेक्टरी है, ये ट्रैजेक्टरी कंप्लीटली चेंज हो गई। एंड आज आप और मैं जो है इतने सक्षम स्पीशीज के तौर पे, यू एंड मी आर होमो सेपियंस सेपियंस, हम लोग इतने सक्षम है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर कि हमने ऑलमोस्ट सारे हैबिटेट्स ऑफ द वर्ल्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है। आप मानेंगे नहीं गाइस, आज के तारीख में अगर आप यूएई जाएंगे, आज के तारीख में अगर आप सऊदी अरेबिया जाएंगे, जो डेजर्ट एरियाज है, सी ये है आपका यूएई एंड ये है आपका सऊदी अरेबिया। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सी दीज एरियाज आर बेसिकली द हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज। ओके, ये यूएई है यहाँ पे, सॉरी दिस इज यूर यूएई ओवर हियर, यहाँ पे आपका यूएई आता है, दिस इज यूर सऊदी अरेबिया। आप मानेंगे नहीं गाइस कि ये सारे एरियाज में आज यू आर एबल टू ग्रो टोमेटो, यू आर एबल टू ग्रो पोटैटो। कैसे? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। आपने वहां पे ग्रीन हाउसेस बना रखे हैं। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट सिटीज बताऊं दुनिया की, ओके, लाइक इफ आई टेल यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो अभी सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव हो रही है इन वर्टिकल एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स में ही आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, बिल्डिंग्स में ही आपका वेजिटेबल्स का सप्लाई आ रहा है। तो एक सिटी है यहाँ पे, यू हैव सिंगापुर, तो सिंगापुर इज यू हैव ओवर हियर, तो यहाँ पे आपकी है सिंगापुर, तो दिस इज वेयर यू आर हैविंग सिंगापुर। यहाँ पे आपका आता है हांगकांग। ओके, सो दिस इज सिंगापुर, दिस इज हांगकांग। ये दो सिटीज काफी फोरफ्रंट पे है for vertical agriculture. So your agriculture is very much associated with the climate and the weather of the place. इसके बाद सर और क्या डिसाइड होगा? ओके, थोड़ा सा और डेप्थ में जाइए ना सर। तो चलिए समझते हैं। इसके बाद आपका क्लाइमेट एंड वेदर जो डिसाइड होगा वो होगा आपका हेल्थ। हेल्थ कैसे सर? देखिए, जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं, जो भी वायरसेस रहते हैं, वो डैम्प एटमॉस्फेयर में, वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पनपते हैं। जैसे अगर आप इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा वायरसेस, बैक्टीरियाज मिलेंगे।
अगर मैं आपको ऐसे एरियाज में लेके जाऊं, एंटार्क्टिका में या फिर आर्कटिक में, जहां पे बर्फ ही बर्फ है, परमाफ्रॉस्ट है, तो वहां पे आपको वायरसेस एंड बैक्टीरिया कैसे मिलेंगे? दे विल आइदर बी डेड और दे विल बी इन अ स्टेट वेयर वो निर्जीव है, ओके, दे आर डॉर्मेंट। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। तो आपने वो न्यूज तो पढ़ी होगी कि साइबेरिया में 40,000 साल पुराना एक बहुत बड़ा वायरस फिर से जीवित हो गया। तो हम लोग एक्चुअली जो आज का एज है एंथ्रोपोसीन, इसमें हम लोग हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को इतना ज्यादा चेंज कर रहे हैं बाय पंपिंग ऑफ मोर ग्रीन हाउस गैसेस, बाय पंपिंग ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, कि हमारे धरती का क्लाइमेट बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होते जा रहा है। सो हेल्थ आउटकम्स, आपका सैनिटाइजेशन, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स, ये भी तो आपका क्लाइमेट एंड वेदर ही डिसाइड करेगा, राइट? इसके बाद और आपका क्लाइमेट वेदर क्या डिसाइड करता है? योर क्लाइमेट एंड वेदर डिसाइड्स योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, इट विल डिसाइड योर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल डिसाइड योर डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट कैसी है। बिकॉज अगर आपका क्लाइमेट कंडीसिव है तो आप इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। यूरोप आफ्टर रिनाइसा, जैसे डार्क एजेस से यूरोप बाहर आया, रिनाइसा हुआ, देखिए यूरोप की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कितनी हो गई। क्यों? अरे क्लाइमेट वैसा है जनाब, वेदर वैसा है जनाब वहां पे, ओके, डायरनल वेरिएशंस उतने होते नहीं हैं। तो वहां पे यू हैव बेसिकली व्हाट, कि जब आप विंटर्स में जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे नहीं होगा, एंड बेसिकली जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी काफी बढ़िया, लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर इट विल नॉट क्रॉस मोर देन 15 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी ह्यूमन बॉडी जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकती है। अगर आप इक्वेटोरियल रीजन्स लेंगे, ओके, सो इक्वेटोरियल रीजन्स तो ऐसा है कि डायरनल रेंज तो बहुत ही कम है, 1 से 2 डिग्री। इवन इन द एंटायर स्पैन ऑफ ईयर आपका जो टेम्परेचर है ये 3 से 2 डिग्री से ज्यादा वैरी नहीं करेगा। इसलिए तो आप देखते हो ये जो बर्स्ट है लाइफ फॉर्म्स का, कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पे, यही तो रीजन है उसके लिए, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, आपके ऑक्यूपेशंस, so your occupations will also be closely linked with climate and the weather of a particular place, okay? इसके बाद सर और क्या है? इसके बाद सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जो हमारा एप्लीकेशन है आज के तारीख में, किसका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। ये बात आप अच्छे से समझिएगा सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन द सेंस व्हाट? देखिए गाइस, आप और मैं बखूबी जानते हैं कि हमें अभी ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे बहुत ज्यादा काम करना है, बिकॉज हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे और कितने सालों तक डिपेंडेंट रहेंगे, राइट? सो अगर हमें फॉसिल फ्यूल्स को अलविदा कहना है, हमें अगर ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्सेस क्या क्या लगेंगे, उसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ होगी। क्या आप बेसिकली सोलर एनर्जी का हार्वेस्ट एक ऐसे एरिया में करेंगे जहां पे सोलर रिसिप्ट अच्छा नहीं है? नहीं, बट नेचुरली आप सोलर फार्म्स कहाँ लगाएंगे? जहां पे आपका सोलर रिसिप्ट सबसे ज्यादा है। तो आपका क्लाइमेट एंड वेदर ये भी डिसाइड करेगा, बट नेचुरली आपका क्लाइमेट एंड वेदर ये भी डिसाइड करेगा कि आप कैसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज जीआईएस डिप्लॉय करते हैं किसी भी एरिया के अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे फार्मर्स जो है उनको डेटा जाएगा सैटेलाइट के द्वारा कि कोई साइक्लोन आ रहा है क्या, या फिर बहुत ज्यादा रेनफॉल आ रहा है क्या, या फिर ड्रॉट कंडीशंस आ रही है क्या। तो योर एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक इज ऑल्सो बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट एंड वेदर टू। इरिगेशन सिस्टम्स, आप सब जानते हैं इजराइल इज एट द फोरफ्रंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स, ओके। क्यों? बिकॉज उनका जो एरिया है, उनके एरिया में ज्यादा बारिश होती नहीं है, उनको इरिगेशन काफी अच्छा करना पड़ता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़े। तो दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट एंड वेदर। तो चलिए ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अभी थोड़ा और आगे जाइए ना सर। आपने टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी पढ़ा, ये सब क्या है सर? व्हाट इज ऑल ऑफ दिस?
So basically these are the elements of climate and weather. तो लेते हैं एक डिटेल डिस्कशन लेते हैं हम लोग. लेट अस डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट. Let us discuss the elements of climate and weather. Climate and weather के elements discuss करते हैं. Okay. So if we are discussing the elements of climate and weather, आपके जहन में basically 2-3 elements तो बहुत ज्यादा आ रहे होंगे. So the first element is of course temperature, है ना. टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा कि सर कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है. सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द डिग्री ऑफ कोल्डनेस. टेम्परेचर मेजर आपके पास थर्मोमीटर्स होते हैं, आपके पास मेजरिंग स्केल्स होती है. सो गाइज अगर आप जीसी लेवल बढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन है कि मेजरमेंट कैसी होती है, क्या होती है. देखिए आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. आपको समझना क्या है कि टेम्परेचर के कंसेप्ट्स कैसे पूछे जा सकते हैं. जैसे इस साल के प्रीलिम्स में आपको सवाल पूछ लिया गया था कि क्या इक्वेटर एंड पोल्स पे आपका टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है. ये किस वजह से होता है, क्यों? बिकॉज आपकी जो इंसोलेशन रिसीप्ट की इंटेंसिटी है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है. पोल्स तक आते आते आपके सन की रेज को क्या करना पड़ता है, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, राइट. तो इस वजह से सन की रेज ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है, ज्यादा स्कैटर हो जाती है. ऐसे सवाल आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. सो हमें जो ये एलिमेंट्स पढ़ने हैं गाइस, हमें ये एलिमेंट्स कुछ इसी तरीके से पढ़ने हैं. तो जो आपका चैप्टर नंबर 14 है जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर काफी डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें हम ये काफी डिटेल में जाएंगे कि टेम्परेचर का वेरिएशंस कैसा होता है, उसका इंसोलेशन रिसीप्ट से क्या लेना देना है. ओके. एंड लैटिट्यूडिनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर जो है ये वैरी कैसे करता है. तो आज के लेक्चर में मैं खाली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्या है. तो सबसे पहला आएगा आपको ऑफ कोर्स टेम्परेचर. बिकॉज हमारे धरती का जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो तो हमारा सन है, सन से आने वाला इंसोलेशन है, राइट. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि टेम्परेचर इज लिंक्ड विद द इंसोलेशन ऑन अर्थ प्राइमरीली आपका इंसोलेशन ही आपके टेम्परेचर को बेसिकली गाइड करेगा, मॉडिफाई करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा. आप जो शब्द प्रयोग करना चाहेंगे वो शब्द प्रयोग कीजिए. बट ऑन अर्थ द टेम्परेचर ऑन अर्थ, मैं धरती के अंदर के बारे में बात नहीं कर रहा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ अर्थ, आपका एटमॉस्फेयर. सो इंसोलेशन ही गाइड करेगा. ओके. आफ्टर दिस सर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है सर? इट्स प्रेशर, राइट. सर प्रेशर इन द सेंस कैसे? ये धरती पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया कहां से सर? अभी तक तो सर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बट थोड़ा बेसिक बताइए ना सर. तो लेट मी गिव यू अ वेरी बेसिक आइडिया. देखिए मेरे हाथ के बीच में मैंने हवा पकड़ के रखी है. जी हाँ, मैंने हवा पकड़ के रखी है. क्या इस हवा का वेट है? जी सर, एयर का वेट है. एंड एयर इज ऑल्सो व्हाट? कंप्रेसिबल. तो एयर हैज वेट एंड एयर इज कंप्रेसिबल, है ना. आप हवा को कंप्रेस कर सकते हैं. इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारी लोअर लेयर्स है एटमॉस्फेयर की वो ज्यादा कंप्रेस रहती है एज कंपेयर टू दी लेयर्स अबव. तो अगर मैं कहूं कि लेट से कि हमारे धरती का सरफेस है एंड ये हाइट है, तो ये हाइट किलोमीटर पे है एंड ये धरती का सरफेस है. तो आप ध्यान में रखिएगा कि 5.6 किलोमीटर पे लगभग 50% ऑफ का एटमॉस्फेयर जो है ये खत्म हो जाता है. मींस ये रेरिफाई हो जाता है, इसकी डेंसिटी 50% से कम हो जाती है. लगभग 16 किलोमीटर के हाइट पे 90% आपका एटमॉस्फेयर जो है ये खत्म हो जाता है. इट बिकम्स सो मच रेरिफाइड. एंड लगभग 48 किलोमीटर के हाइट पे 99.9% ऑफ द एटमॉस्फेयर इट वैनिशेस. क्यों? बिकॉज नीचे में एटमॉस्फेयर दबता है, ये कॉम्प्रेसिबल है. ओके. एयर हैज वेट एंड ये कॉम्प्रेसिबल होती है.
So this is how you have variations in basically the प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, कि अगर हम लोग बैठे हैं हमारे ऊपर फिलहाल हवा का वेट कितना है, तो अगर आप धरती के सरफेस पे है तो धरती के सरफेस पे अगर आप बैठे हुए हो ऑन द लैंड तो आप सबके ऊपर एक बेबी एलिफेंट जितना वेट है. एंड वो वेट बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर का है. सर आप ये वेट या फिर आप ये प्रेशर बता पाएंगे? तो धरती के सरफेस पे जो प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये लगभग 1013 मिलीबार होता है और हम लोग इसे बेसिकली 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी के यूनिट से भी मेजर करते हैं. तो आप सबके सर के ऊपर अभी फिलहाल कितना प्रेशर है? 1013 मिलीबार. ये प्रेशर अगर चेंज हो गया, लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो इसमें फिर क्या होगा? आपकी हवा बहने लगेगी. योर विंड्स विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है, एंड फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर अगर हवा गर्म होके ऊपर उठ रही है. तो एडवेक्शन है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अगर कन्वेक्शन है तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, तो काफी बेसिक इन्फो गाइस, बट हम लोग इस बेसिक इन्फो पे काफी ज्यादा बिल्ड करेंगे. देखिए मैं जानता हूं कि आप सबको लग रहा होगा कि सर ये काफी बेसिक है, ये तो हमें पहले से पता है. कुछ कुछ लोगों को पता होगा, कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होगा. मैं आप सबके साथ आज एक सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा. वो सीक्रेट ये है गाइस कि अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे ना, एवरी क्वेश्चन ऑन फिजिकल ज्योग्राफी एंड उसका इंटरलिंकेज ह्यूमन ज्योग्राफी से ये बेसिक पार्ट से डील करता है. तो अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो ना, गलत हो ही नहीं सकता. तो ये बहुत ही हम लोग सिंपल अप्रोच रख रहे हैं जिसमें मैं आपके साथ एकदम बेसिक से बिल्ड करूंगा एंड हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे. गाइस आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके साथ साथ मैं भी खुद पढ़ रहा हूं, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ते 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 हम लोग ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर. इसके बाद सर आप एटमॉस्फेयर का आप वेदर एंड क्लाइमेट का और कोई डिफाइनिंग एलिमेंट बताइए. तो सर वेदर एंड क्लाइमेट का एक बहुत ही बड़ा डिफाइनिंग एलिमेंट होता है, वो है बेसिकली योर ह्यूमिडिटी. ओके, ह्यूमिडिटी क्यों गाइज? बिकॉज ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द वाटर वेपर कंटेंट इन योर एटमॉस्फेयर. कि आपके एटमॉस्फेयर में भाप कितनी है, हाउ मच वाटर वेपर इज देयर इन द एटमॉस्फेयर. सर ह्यूमिडिटी क्यों? बिकॉज आपके एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग ह्यूमिडिटी जान ले तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी. सर ये कैसे? तो उसके लिए एक मेजर आता है कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस व्हाट? ओके, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितनी है. सो हाउ मच वाटर वेपर यू आर हैविंग इन द एटमॉस्फेयर अपॉन कि आपके हवा की, आपके एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है. ओके, आपका एटमॉस्फेयर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है. ओके, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर. ओके, इनटू बेसिकली 100%. ओके, तो आपके एटमॉस्फेयर में कितनी वाटर वेपर है एंड इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है इनटू 100%. ये हो गया आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेजर. सो अगर आपकी हवा में भाप इतनी है कि उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सेड हो गई तो क्या होगा? जो एक्सेस मॉइस्चर है वो नीचे आएगा ना. वो नीचे कैसे आएगा? इन द फॉर्म ऑफ रेन. इसी वजह से जो फोर्थ डिफाइनिंग एलिमेंट होता है वो होता है आपका रेनफॉल. ओके, जो एक्सेस पानी आपके एटमॉस्फेयर में जितनी वाटर वेपर है अगर वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गई तो वो नीचे आएगी ना एज रेनफॉल. राइट, तो ये हो गया फिर आपका फोर्थ एलिमेंट ऑफ डिफाइनिंग द वेदर एंड क्लाइमेट, रेनफॉल. ओके, इसके बाद सर और कौन सा डिफाइनिंग एलिमेंट है सर वेदर एंड क्लाइमेट का? तो इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग एलिमेंट आता है. वो इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग एलिमेंट है कि आपका कंडेंसेशन कितना है. कि कंडेंसेशन
सर कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके, कंडेंसेशन इन द सेंस व्हाट, ये आखिरी पार्ट है गाइस इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आप जीसी लियोन देखेंगे तो इस कंडेंसेशन के पार्ट में आपको बेसिकली बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें दिखेंगी। हम ये सारी चीजें धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, कि आपके एटमॉस्फेयर की जो भी वाटर वेपर है वो कूल डाउन हो गई। ओके, अब देखिए अगर मैं आपको कह रहा हूं कि बारिश होगी या नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपके एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। अभी अगर आपको बारिश लानी है, इफ यू रियली वांट रेनफॉल, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है सर? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है सर, कि आप एटमॉस्फेयर में फिजिकली पानी ऐड कीजिए, ठीक है। आप एटमॉस्फेयर में क्या कीजिए सर, यू ऐड फिजिकली वाटर, है ना। आप जाओ सर एटमॉस्फेयर में एक बाल्टी पानी डाल दो। अरे एक बाल्टी पानी से क्या होगा, ये क्यों करे सर? ताकि एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाए एंड जो रिमेनिंग पानी है वो नीचे आ जाए एज रेनफॉल। तो ये एक ऑप्शन है सर हमारे पास में। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हवा का टेम्परेचर कम कीजिए, यू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द एयर। अरे सर ये टेम्परेचर रिड्यूस करके क्या मिलेगा? अरे अगर आप हवा का टेम्परेचर कम करेंगे तो व्हाट विल हैपन, हवा की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। ठंडी हवा जो है वो ज्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती है, जो गर्म हवा है वो ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। सर ये सही है? अरे बिल्कुल सही है। देखो आपने अगर स्पेक्स पहने हैं एंड अगर आप एक एसी रूम में हो, आप जैसे वो रूम से बाहर जाते हैं आपके स्पेक्स के ऊपर क्या होता है, एक कंडेंसेशन की लेयर जमती है कि नहीं जमती है? जब आप किसी भी फोर व्हीलर में बैठते हो, एसी ऑन करते हो, वो फोर व्हीलर के शीशे क्या होते हैं, उस पे वाटर वेपर जमती है, कंडेंस होती है कि नहीं होती है? क्यों? बिकॉज जैसे हवा ठंडी हो गई उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जो भी मॉइस्चर रहता है वो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आपने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने से क्या हो गया, एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई। ओके, एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, राइट। सो जैसे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई तो जो भी पानी था, जो भी वाटर वेपर था, वो आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। या तो वो रेनफॉल होगा या फिर यू कैन हैव इट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। सर ये कंडेंसेशन किस तरीके से होगा? सो कंडेंसेशन यू कैन हैव इन टू टाइप्स। ओके, तो आपका हो सकता है सर लो लेवल कंडेंसेशन, यू कैन हैव लो लेवल कंडेंसेशन, और यू कैन हैव हाई लेवल कंडेंसेशन। ओके सर, लो लेवल कंडेंसेशन मीन्स क्या? लो लेवल कंडेंसेशन मीन्स you can have the formation of basically fogs। आपके फॉग्स बन सकते हैं ना। ओके, आप सब जानते हैं नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में जैसे ही विंटर आने लगते हैं तो फॉग बनने लगता है। सो लो लेवल कंडेंसेशन, अगर लो लेवल कंडेंसेशन बहुत बड़े स्केल पे हुआ, इफ इट हैपेंस ऑन अ वेरी बिग स्केल, सो यू हैव फॉर्मेशन ऑफ फॉग्स, यू कैन ऑल्सो हैव फॉर्मेशन ऑफ हेज। Okay, you can also have formation of mist, ठीक है। So fog, haze, mist, basically अगर बहुत बड़े लेवल पे आपका वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है तो ये तीन चीजें बनती है लो लेवल पे along the surface, right? तो सरफेस पे आपको ये तीन चीजें मिलेगी। ओके, अब फॉग, हेज एंड मिस्ट में फर्क क्या है? सो फॉग, हेज एंड मिस्ट में बेसिकली आपकी विजिबिलिटी का फैक्टर रहेगा। सबसे कम विजिबिलिटी रहेगी आपकी फॉग में। फॉग में आपको कुछ भी दूर का दिखेगा नहीं, कोहरा जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। ओके, तो ये हो गया लो लेवल कंडेंसेशन अगर बहुत बड़े लेवल पे। अगर छोटे लेवल पे हुआ तो सर क्या? तो आप सब जानते हैं कि ग्रास पे देखिएगा सवेरे इन द अर्ली मॉर्निंग आपको ड्यू ड्रॉप्स मिलते हैं, राइट। या फिर अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चले गया तो पत्तियों पे बर्फ जम जाती है, पाला जम जाता है। सो लो लेवल कंडेंसेशन अगर वो स्मॉल स्केल पे हुआ तो यू कैन हैव फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स और यू कैन हैव फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट टू। चलिए मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूं सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अप्रिशिएट दिस। सर ये फ्रॉस्ट क्या होता है, ये ड्यू ड्रॉप्स क्या होता है?
सो सी, ये होता है आपका ड्यू ड्रॉप्स। ओके, सो दिस इज योर ड्यू ड्रॉप्स। इस तरीके से पत्तियों पे आपका पानी जमता है अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉस्ट, देखिए फ्रॉस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। जो पत्तियों पे फ्रॉस्ट जमता है, ये देखिए, ये ऐसी पत्ती आपकी फ्रीज हो गई। सी हाउ ब्यूटीफुल द फ्रॉस्ट लुक्स। एक्चुअली ये पेड़ के लिए, ये बेसिकली लीफ के लिए काफी हानिकारक होता है, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। अब वो वही है, जो चीजें दिखने में खूबसूरत होती है वही बेसिकली बहुत ज्यादा, कैसे कहूं मैं, आप तो समझ गए होंगे मेरी भावनाएं दिल की। तो इट इज व्हाट लाइक दिस। ओके सर, ये हाई लेवल कंडेंसेशन क्या, वो बता दीजिए। तो चलिए, अगर मैं हाई लेवल कंडेंसेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो हाई लेवल कंडेंसेशन मीन्स व्हाट? हाई लेवल कंडेंसेशन मीन्स क्लाउड्स। So you can have the formation of clouds. तो अगर आप जीसी लियोंग में देखेंगे तो आपको क्लाउड्स के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द कि आपके क्लाउड की बेस की हाइट कितनी है फ्रॉम द सरफेस, तो उसके रिगार्डिंग आपको 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स मिलेंगे जीसी लियोंग में। पहला क्लाउड आता है, यू हैव द फर्स्ट क्लाउड एज क्यूमुलोनिम्बस, देन यू हैव द स्ट्रेटस क्लाउड्स एंड देन यू हैव द सीरस क्लाउड्स। ठीक है, एंड अगर आपकी रेनफॉल काफी देर तक हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। तो ये जो क्लाउड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये मैं तब डिस्कस करूंगा जब हम लोग हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। तब मैं आपको क्लाउड्स की बहुत डिटेल में फोटोज दिखाऊंगा एंड हम लोग हर एक क्लाउड को अप्रिशिएट करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसी है। बिकॉज ये आप अभी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, आप ये तब अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट काफी अच्छे से समझ लेंगे। क्यों? बिकॉज वहां पे कंटिन्यूअसली एयर का इवेपोरेशन होता है। ठीक है, सो क्लाउड टाइप्स हम लोग चैप्टर नंबर 15 के साथ साथ पढ़ेंगे इन डिटेल, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो गाइज, मैं आशा करता हूं कि आप सबको हमारा पहला इंट्रोडक्शन सेशन ऑन चैप्टर नंबर 13 पसंद आया होगा एंड मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ एंड तक देंगे। यू कैन ऑल कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। सो टेलीग्राम पे मेरा ऑफिशियल ज्योग्राफी का ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर। ये ग्रुप है गाइस, दिस इज अ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, जिसमें आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं एंड जिसमें मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के बेसिकली नोट्स भी शेयर करता हूं। तो अगर आप चाहेंगे कि आप मेरे साथ और अच्छे से कनेक्ट हो, यू कैन ऑल कनेक्ट विथ मी ऑन दिस ग्रुप ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर। सो गाइस, आज का पहला लेक्चर हमारा जीसी लियोन सीरीज का पार्ट 2 का ऑन चैप्टर नंबर 13 मैं यहाँ एंड करता हूँ। प्लीज इस लेक्चर को देखने के बाद में आप कमेंट कीजिएगा, आप इसे शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप हो तो मैं हूं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टाटा बाय बाय, अडियोस अमिगोस, सी यू ऑल सून in the next lecture on chapter number 14. Thank you everyone. Take care. Bye-bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।